चलिए, गुड इवनिंग, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। पढ़ने के लिए आ गए हैं। और बता दीजिए एक बार कि ऑडियो और वीडियो क्लियर है क्या, और मेरी आवाज आप लोगों तक पहुंच पा रही? जल्दी जल्दी एक बार आप बता दीजिए, टाइप कर दीजिए ताकि हम क्लास को स्टार्ट कर पाए। चलो। हाँ जी। तो कल हम क्या पढ़ रहे थे? लास्ट मैथ्स पढ़ रहे थे हम लोग। और मैथ्स में कौन सा क्वेश्चन मैंने करा दिया है आपको लास्ट? कोई भी बता दो जल्दी से। अनुश्री। अनुश्री वाला सवाल करवाया था। चलिए ठीक है। लिखिए अगला सवाल। When an article is sold for rupees, when an article is sold for rupees 355, 355,
देयर इज अ लॉस ऑफ, देयर इज अ लॉस ऑफ 29%, 29% to gain a profit of 21%, to gain a profit of 21%, what should be the selling price? What should be the selling price? चलिए, अब इस सवाल का मतलब ये है कि अगर किसी आर्टिकल को 355 रुपए में बेचा जाता है, अगर किसी आर्टिकल को 355 रुपए में बेचा जाता है, तो लगभग लगभग कितना लॉस होता है, लिखा हुआ है उसमें देयर इज अ लॉस ऑफ 29%। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 21% प्रॉफिट कमाने के लिए उसी आर्टिकल को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा। तो जल्दी से आप आंसर कर दो, आपके पास 30 सेकंड का समय है, आसान सवाल है। चलिए, हमारा समय होता है खत्म, और यहाँ देखेंगे आप। देखो, यहाँ पर बताया जाए, देखो जब भी इस प्रकार का सवाल आपसे पूछा जाता है तो इसका कंसेप्ट मैं पहले आपको क्लियर कर देता हूँ, है ना। इसका कंसेप्ट मैं क्या कर देता हूँ, आपको बिल्कुल क्लियर मैं कर देता हूँ। और यहाँ आप देखो, जैसे इस टाइप के बहुत सारे सवाल बनते हैं कि किसी आर्टिकल को इतने रुपए में बेचा गया तो इतने प्रतिशत जो है हानि हुई या लाभ हुआ, अगर इतना प्रतिशत लाभ चाहिए तो कितने रुपए में बेचोगे। बिल्कुल इजी सवाल है, शायद आप लोग समझ नहीं पा रहे हैं सवाल या नहीं कर पा रहे हैं, क्या समस्या है, अभी तक कमेंट नहीं आया किसी का भी। देखो यहाँ पर, तो पहले मैं इसी सवाल के माध्यम से आपको उस कॉन्सेप्ट को भी डिलीवर करता हूं और सवाल को भी समझाता हूं। सॉल्यूशन देखें, तो आज के सवाल का सॉल्यूशन नंबर 1, देखो किसी भी आर्टिकल को जब भी मैं जिस मेथड से हम बताने जा रहे हैं आपको, इसको कहते हैं सीपी मेथड। सीपी मेथड मतलब ऐसे सवालों को करने के लिए एक सीपी मेथड, यानी कि एक क्रिएटिव या एक अप्रोक्सीमेट सीपी मान लिया जाता है। जैसे मैंने मान लिया कि सीपी कितना है, 100 रुपए, अपने आप में कितना है, 100 रुपए। अब वो बोल रहा है कि भाई जब मैं इसको 29% लॉस में, है ना, अब 100% मैंने मान लिया, तो इसमें 29% का यदि लॉस होगा तो एसपी यानी कि सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 29 इसमें से माइनस कर दो तो 71 इसका सीपी होगा, मतलब एसपी होगा। क्या बात समझ में आई है आपको। फिर आपसे बोला जा रहा है कि इसी आर्टिकल को अगर 21% प्रॉफिट, 21% प्रॉफिट कमाने के लिए बेचा जाएगा तो 121 रुपए में बेचा जाना चाहिए। क्या बात बिल्कुल सही है, एक बार टैप करके बता दो कि जो बात हमने लिखी है ये आपको समझ में आई। देख लो ध्यान से, है ना, बिल्कुल स्पीड से कर दिया करो, है ना, अला लो। चलिए, मेरा नहीं समझ आएगा, सिलेबस आपका पूरा कराना है मुझे, तो जितना समय तुम लगाओगे उतना ज्यादा समय तुम्हारा वेस्ट होगा। हमें क्या है, 100 रुपए मैंने मान लिया या 100% मैंने मान लिया क्या है, सीपी है। इससे 29% लॉस हो रहा है तो एसपी कितना होना चाहिए, 71।
और जब 21% प्रॉफिट होगा तो 121 रुपए क्या होना चाहिए, एसपी होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लेकिन जब 29% लॉस पर बेचा गया तो 100% सीपी जब मैंने माना तो 71 आ रहा है, लेकिन 71% एक्चुअल में कितना है, 355। कितना है, 355। तो 71 से ये कितनी बार, एक यूनिट की वैल्यू यानी कि 1% की वैल्यू आ गई, कितनी, 5। ठीक है, अब 1% 5 है तो 121% किसके बराबर हो जाएगा, तो आप 121 में 5 का इंटू कर दोगे और यहां से आ जाएगा 5, 10, 1, 605 रुपए। कितने रुपए आ गया साहब, 605 रुपए। और 605 रुपए में बेचने पर 21% का प्रॉफिट हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गई है, यही आंसर है हमारा, 605 रुपए में बेच देंगे। अगर ये समझ में आ गया है तो फटाफट एक बार फिर से आप टैप कर दो, देख लो इस सवाल का ये सॉल्यूशन, है ना, जल्दी जल्दी कर दो फटाफट बस। चलिए नोट कर लेंगे सभी लोग, हाँ नोट कर लेंगे सभी लोग और फिर हम बढ़ेंगे आगे। चलिए अगला सवाल आप लोग लिख लो। A man wanted to sell an article. A man wanted to sell an article with 20% profit. With 20% profit. But he actually sold. But he actually sold at 20% loss. At 20% loss. For rupees 480, 480, for rupees 480. At what price he wanted to sell it to earn the profit? At what price he wanted to sell it to earn the profit? तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि बताइए प्रॉफिट गेन करने के लिए उसको उस आर्टिकल को कितने रुपए में बेचना पड़ेगा या बेचना वो चाहता था। आंसर कमेंट में होना चाहिए 20 सेकंड के अंदर, क्योंकि बहुत ही सरल सवाल है, लगभग सबसे बनना चाहिए। और किसी ने भी एक कमेंट नहीं किया है इसको रिपीट करने का, इसका मतलब सबसे बन रहा है, सबको समझ में आ गया। बताइए। थोड़ा जल्दी कोशिश करो, है ना, और ये भी कोशिश किया करो कि आपसे आंसर सबसे पहले आए। ठीक है। 720 रुपए आंसर दिया है योगेश, दीक्षा, अंबर और आयुष ने, जो कि बिल्कुल, जो कि बिल्कुल क्या है, और बताइए।
ठीक है, तो 720, हाँ 720 रुपए आंसर आ जाएगा। आदिति, वंशिका, छाया, वान्या, 720 रुपए इसका आंसर आ रहा है। चलिए ठीक है। अब मैं देख नहीं पाया, कोई रह गया है क्या? कोई नहीं रह गया है, चल लगभग सभी ने आंसर दे दिया है। यदि कोई रह गया है वो आंसर नहीं दे रहा है तो चलो। तो ये दो सवाल मैंने आपको कराए। अब मैं इसी सवाल को थोड़ा सा चेंज करता हूं और चेंज करके आप लोगों के सामने रखता हूं, फिर देखते हैं इसका आंसर कौन देता है। सबसे पहले लिखिए सवाल, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स। बताने की जरूरत है पहले, हाँ थोड़ा सा हम लोग स्पीड से पढ़ने के चक्कर में, कोई बालक बालिका क्लास में ऐसा जिससे ये सवाल नहीं बन रहा है और उसको बताना है या रिपीट करना है कॉन्सेप्ट, एक बार आप कमेंट कर दिया करो। कोई नहीं है, चलिए लिखिए भाई, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस। एट 9%। एक बार बता दीजिए। चलिए ठीक, देखो यहाँ पर सवाल क्या था भूल गया मैं, एक मिनट रुकना है ना। देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, हाँ मैं बता रहा हूँ, यहाँ देखेंगे आप लोग। नेटवर्क इशू के कारण क्लास बंद हो गई थी। ठीक है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ इस कॉन्सेप्ट को, है ना। और यहाँ देखो आप और सुनो ध्यान से। देखो मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, बाकी लोग भी यहाँ ध्यान से देख लेना। अच्छा, मैं ये सवाल को एक मिनट पूरा कर लेता हूँ फिर, है ना, ताकि ये लोग सॉल्व करें, मैं आपको बता दूंगा। हाँ मैंने कहाँ तक बोला था वो क्वेश्चन, अ शॉपकीपर, एक मिनट रुकना, मैं पहले इनको क्वेश्चन दे दूं। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% प्रॉफिट, had he sold it for rupees, had he sold it for rupees 752 more, ध्यान से सुनना है भाषा इसकी, 752 more, then he would gain 7% profit, then he would gain 7% profit. Find initial cost price of the goods. Find initial cost price of the goods. चलो बाकी आप लोग इसको सॉल्व करो, लेकिन ये पुराने सवाल की तरह नहीं है। हाँ, और जिनको समस्या है उनके लिए यहाँ पर मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ पिछला सवाल। देखो उसमें ये कहा जा रहा था कि अ मैन वांटेड टू सेल एन आर्टिकल फॉर 20% प्रॉफिट। एक व्यक्ति ये चाहता है कि वो 20% प्रॉफिट पर बेचे किसी आर्टिकल को, लेकिन वो इतने रुपए में बेच देता है कि उसको 20% की हानि हो जाती। मतलब अगर उस कॉस्ट प्राइस को मैं अपने आप में 100% मान लूं तो 20% प्रॉफिट पी लिखूंगा मैं, ना। प्रॉफिट वो कमाएगा तो कितने परसेंट में बेचना पड़ेगा? 120% में। लेकिन एक्चुअल में उसने 20% लॉस पर बेच दिया, यानी कि 80% पर ही बेच दिया। अब इस 80% की वैल्यू कितनी दी हुई है सवाल में? 480 रुपए दी हुई है। 80 से 8 से 6 बार, तो 1% की वैल्यू यहाँ पर 6 आ जाएगी, है ना। जीरो से जीरो कैंसिल, और ये 6 बार, तो 120 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? तो 120% की वैल्यू आ जाएगी 120 इंटू 6, तो 720 रुपए इसका आंसर आ जाएगा। क्या बात बिल्कुल क्लियर है क्या? 720 रुपए, बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है ना। चलिए अगला सवाल मैं दे चुका हूं आप लोगों को, उसको मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। मैंने आपसे सवाल दिया है, अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 9% लॉस, हैड ही सोल्ड इट फॉर रुपीज 752 मोर। मतलब 752 रुपए ज्यादा में बेचता तो 7% का प्रॉफिट होता। तो कॉस्ट प्राइस पूछ लिया है आपसे, कॉस्ट प्राइस पूछ लिया है आपसे, थोड़ा सा अलग और थोड़ा सा मैंने भाषा चेंज की है। मैं ये देखना चाहता हूं
कि किसका लॉजिकल दिमाग कितना अच्छा है ना। कल मैंने शायद क्लास में ये बात बोली थी, वो मुझे भी याद रह गई है कि आपके चेहरे से और आपके कपड़ों से पता नहीं चलता, आपके ज्ञान से और आपके लॉजिक से, ईक्यू से पता चलता है कि आप कितने बेहतरीन व्यक्ति हैं। तो जल्दी से इसका आंसर दो कमेंट में। हाँ जी, नहीं आया कमेंट अभी तक। हाँ, पहला कमेंट आ चुका है। 4,700 रुपए आंसर दिया है वान्या वर्मा। वान्या वर्मा ने आंसर दिया है, इसके अलावा और किसी के भी आंसर नहीं है। हम्म 4,700, 4,700 दो आंसर आ चुके हैं, बाकी लोगों का नहीं आ रहा है तो एन लिख दो जल्दी से, फिर बताते हैं। देखो भाई, अगर आप आपके एग्जाम को लेकर के सीरियस हो, है ना, कल मेरे पास दो तीन फोन भी आए थे। 2 मिनट में आपसे बात करता हूँ, है ना। देखो यहाँ बात सुनो हमारी। कल मेरे पास एक दो फोन आए, दो तीन कुछ मैसेजेस आए कि सर क्वेश्चंस नहीं बनते। जो कुछ लोग तो लाइव आते हैं, कुछ लोग रिकॉर्डेड देखते हैं इसको, है ना। तो आप ही के बैच से कुछ क्वेरीज हैं। मैं अभी जो बात यहाँ सबको बता रहा हूँ, जो भी सीरियस एस्पिरेंट है और जो चाहता है कि वो सिलेक्शन ले इस एग्जाम या किसी भी एग्जाम में, आपको 2-3 बार कम से कम इस पूरे कंटेंट को करके देखना है ना। बहुत नए सवाल लगाने की कोशिश अभी इनिशियली आपको नहीं करनी है, क्योंकि क्लास में क्या होता है, मैं एक सीक्वेंस में क्वेश्चन लाता हूं उनके डिफिकल्टी लेवल के हिसाब से। कुछ लोगों की समस्या ये है कि सर क्लास में आपने बताया, आपके बताने के बाद आप उसी प्रकार का दूसरा सवाल कराते हो, तब वो बिल्कुल बन जाता है, लेकिन जब हम उसको दोबारा करते हैं तो वो नहीं बनता है। दूसरी समस्या ये है। तीसरी समस्या ये है कि सर जो सीयूईटी का एग्जैक्टली प्रीवियस ईयर है, उसकी कौन सी बुक लेनी है। तो ओसवाल पब्लिकेशन मैंने आपको बताया था कि ओसवाल पब्लिकेशन, ओसवाल पीवाईक्यू चैप्टर वाइज आप ले सकते हो। ये 3 क्वेश्चन है। करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ना है, इस पर भी बहुत सारे सवाल आए हैं, तो स्पीडी करंट अफेयर्स आपको ले लेना है ना। स्पीडी उसका नाम है। ठीक है, ये सही सभी सवालों के जवाब मैं कुछ के मैसेज देख पाया था, कुछ के नहीं देख पाया था भाई। तो जैसा भी है मैंने क्लास में अभी ये बता दिया है सभी लोगों को। इसके अलावा और क्या क्वेश्चन है आप लोगों का? हाँ, रीजनिंग। तो जैसे ही हम मैथ्स के 3 या 4 चैप्टर कर लेंगे तो उसके बाद हम रीजनिंग पे आ जाएंगे, या फिर हम देखेंगे कि अभी जो इसके बाद सेकंड पार्ट पड़ेगा उसमें मैं एक छोटा सा टॉपिक रीजनिंग का आपको बताऊंगा, तो रीजनिंग भी आपसे इंट्रोड्यूस हो जाएगी। जल्दी इंट्रोड्यूस होगी तो आप उसकी भी प्रैक्टिस कर पाओगे, ठीक है। इसके अलावा और कहाँ से आपको मैथ्स की प्रैक्टिस करना है? तो मैथ्स की प्रैक्टिस केवल आपको जो हम यहाँ क्लास में कराते हैं वो करनी है, जो शीट ग्रुप में आती है वो करनी है। जब तक ये दोनों चीजें खत्म नहीं होती हैं तब तक अपने को तीसरी चीज देखना नहीं है। और एक ही प्रकार के कंटेंट को 3 बार सॉल्व करना है सभी लोगों को। जैसे अब यहाँ से आपके नोट्स बनते जा रहे हैं मैथ्स के, तो मैथ्स के अगर आपके पास अब 60 सवाल हो गए हैं लगभग, तो इन 60 सवालों को लगातार करो, है ना। 2 बार करना है, एक बार क्लास में हो जाता है, एक बार आपको खुद से करना है और एक बार और करना है। ऐसे करके आपको 3 बार इन सवालों को कर लेना है। उसके बाद आप कहीं से भी कोई क्वेश्चन लगाओगे, बहुत टफ स्तर का नहीं, आपके सीयूईटी स्तर का, तो वो आपसे बनेगा। ठीक है, चलिए।
इसके बाद आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। दो ही लोगों ने आंसर दिया है। अब किन लोगों से सवाल नहीं बन रहा है, तो मैं मान के चल रहा हूँ सभी से नहीं बन रहा है क्या, इन दो के अलावा? अभी रिकॉर्डेड क्लास का, हाँ रिकॉर्डेड क्लास में लॉक आ गया है। ये एक ऐप का नया अपडेट है, उसमें आपसे 148 रुपए पर मंथ वो मांग रहे होंगे। ठीक है, तो ठीक है, मैं आप लोगों के लिए तो खासकर ये रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करा दूंगा। तो मैं एक यूट्यूब चैनल है उसकी लिंक भेजूंगा आपको। उसमें भी सारे वीडियोस प्राइवेट दिखेंगे आपको, सिर्फ ये दो ही वीडियो दिखेगी, है ना। तो यूट्यूब के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी 19 और 20 तारीख की क्लास वान्या। ठीक है, चलिए मैं यूट्यूब पर क्लास अपलोड कर दूंगा। मेरी एक, मेरा बहुत पुराना चैनल था जिसको मैंने बंद कर दिया है, मैं उसी पर अपलोड कर दूंगा, देख लेना। ठीक है, चलिए ओके, चैनल का लिंक ग्रुप पर आ जाएगा। चलो इसको हटाते हैं भाई। सवाल का सॉल्यूशन देखो आप। आपसे क्या कहा जा रहा था इसमें? एक शॉपकीपर है जो क्या करता है, सेल्स हीज गुड्स एट 9% लॉस और हैड ही सोल्ड इट फॉर ₹752 मोर, देन ही वुड गेन 7%। मतलब क्या है सर? देखो, एक तो है कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस में मान लेता हूं कितना, 100%। बहुत ध्यान से देखना है। कॉस्ट प्राइस मैंने क्या मान लिया है, 100% मान लिया है अपने आप का। अब अभी एक बार क्या कर रहा हूं मैं, 9% का लॉस हो रहा है, और एक बार क्या हो रहा है, 7% का प्रॉफिट गेन करना चाहता हूं मैं। तो जब 9% का लॉस होगा तो एसपी कितना हो जाएगा, एसपी कितना हो जाएगा? तो आप बोलोगे सर 91 हो जाएगा, और यहां पर हो जाएगा 107। अब वो बोल रहा है कि 9% का लॉस हो रहा था, और उसने जब 752 कितना है उसमें, 752 है ना। जब वो 752 रुपीज ज्यादा में बेचता है, मतलब 91 रुपए से 107 रुपए, लेकिन एक्चुअल में इसमें अंतर कितना है अभी, तो 9 और 7 16, है ना। तो 16% ज्यादा में बेचता है। ये 16% रुपए में कितना दिया है सवाल में, 752 रुपए ज्यादा में बेचता है। समझ में आना चाहिए था ये बात आपको। यहाँ 16 का अंतर है, और एक्चुअल में कितने ज्यादा में बेच रहा है वो, 752 रुपए में। तो 16% की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ पर, 752 हो जाएगी। अब 16 से इसको काटो 4 बार, है ना, तो 47 आ जाएगा। तो 1% की वैल्यू यदि 47 है, तो 100% की वैल्यू 4700 इसका आंसर हो जाएगा। ये आपका आंसर। समझ में आया है तो एक बार एच लिख दीजिए कमेंट में सभी लोग, और नहीं समझ में आया है तो मैं फिर से समझाऊंगा। वो बोल रहा था कि इतने रुपए में बेच रहे हो, फिर 16% ज्यादा में, मतलब 107 में बेचते हो, तो 16% ज्यादा में, लेकिन एक्चुअल में सवाल में क्या कह रहा है, 752 रुपए ज्यादा में बेचने पर 7% का प्रॉफिट हो जाता है। तो वही है कि इसका अंतर दिया हुआ था पुराने एसपी और नए एसपी का। यही तो भाषा है, यही भाषा है जो आपको क्या करके रख देती है, कंफ्यूज करके रख देती है बिल्कुल पूरी तरह से। रिपीट कर देता हूं मैं, है ना, छाया, रिपीट कर देता हूं बिल्कुल, यहां पर देखेंगे आप। और बस, बाकी सब सो रहे हो क्या? बाकी सबको समझ में आ गया है या नहीं आया है, क्या है मसला? चलिए रिपीट कर देते हैं, रिपीट कर देते हैं, बिल्कुल करते हैं अभी। चलो, बाकी क्या लगता है तुम लोगों को, कमेंट में नाम आ जाएगा तो तुम्हारा नाम कमेंट में आ रहा है ना, एप्स्टीन फाइल्स में थोड़ी आ रहा है। एप्स्टीन फाइल जानते हैं आप? मिटा दें इसको। देखो, फिर से समझाता हूं। जब मैंने किसी आर्टिकल को मान लिया कि वो 100 रुपए का है, तो अब उसमें मैं 9% का लॉस अगर लेना चाहता हूं तो उसको 91 रुपए में बेचूंगा, और 7% का प्रॉफिट कमाना चाहता हूं तो 107 रुपए में बेचूंगा। बोलो हाँ सही है।
लेकिन ये 7% का प्रॉफिट तब हुआ उसको जब उसने कितने रुपए ज्यादा में बेचा, 752 रुपए ज्यादा में बेचा आर्टिकल को। कितने रुपए ज्यादा में बेचा, 752 रुपए ज्यादा में बेचा। इस बात का मतलब समझते हो, 752 रुपए ज्यादा का मतलब क्या है। आप एक कहानी सुनो। पहले क्या हो रहा था, 100 रुपए का कोई आर्टिकल था मेरे पास, तो मैं उसको 90 रुपए में बेच रहा था। लेकिन मुझे किसी ने बोला कि अगर आप इसको 30 रुपए ज्यादा में बेचोगे तो आपको 20% का प्रॉफिट होगा। तो मैंने बोला अच्छा। तो पहले मैं उसको 90 में बेच रहा था, फिर मैं उसको 30 रुपए ज्यादा में बेचने लगा, मतलब 120 में बेचने लगा। तो ऐसे ये कर रहा था यहाँ पर। ये पहले क्या कर रहा था, 91 रुपए में बेच रहा था, लेकिन इसको 9% का लॉस हो रहा था। तो किसी ने बताया अगर 7% का प्रॉफिट चाहिए तो 752 रुपए बढ़ा के बेचो। तो उसने 752 रुपए बढ़ा दिए। किस पर, पुराने वाले एसपी पर। अब समझ में आया, बताइए जल्दी। बोलो। हम्म। ठीक है। ठीक, ओके। बढ़ते हैं हम लोग आगे। चलो, अगला सवाल लिखो। एक ऐसा ही सवाल मैं आप लोगों को और दे रहा हूं। थोड़ा सा ये कैलकुलेशन का सवाल है, कैलकुलेटिव सवाल है, इसको आप करने की कोशिश करना। फिर हम बढ़ेंगे अगले टाइप पर। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 7% प्रॉफिट। अब यहां प्रॉफिट हो रहा है, ध्यान रखना, लॉस नहीं हो रहा। अ शॉपकीपर सेल्स हिज गुड्स एट 7% प्रॉफिट। Had he sold it, had he sold it for rupees 4,248, 4248 है ना, 4248, 4,248 मोर देन he would gain 30% profit, more than he gain, then he would gain 13% प्रॉफिट, 13% प्रॉफिट। फाइंड इनिशियल कॉस्ट प्राइस। अब जल्दी से कमेंट में आंसर दे दो आप इसका। बिल्कुल सेम सवाल है, और आई होप सबसे बन गया होगा, बन जाएगा मतलब।
हम्म। तो आंसर दे दिया यहाँ पर आप लोगों ने। 70,800। 70,800 बिल्कुल सही आंसर है। चलो, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल सही है। तो ये एक टाइप मैंने आपको कराया है यहाँ पर, है ना। चलो, क्या इसको बताना है क्या? अगर बताना है तो आप कमेंट में लिख दो, जिसको समझ में नहीं आया है मैं रिपीट कर दूंगा। रिपीट क्या कर दूंगा, एन लिख दो आप, जिससे नहीं बना। चलो, ठीक है। नहीं बना है, अदिति बताता हूं मैं आपको, देखो कहाँ गया। देखो, ये सवाल भी सेम तरीके से ही करना है अपने को, है ना। क्या था? 7% प्रॉफिट पर बेचता है और 4,248 रुपए अधिक पर बेचता, तो 13% प्रॉफिट होगा। देखो यहाँ 7% और 13%, तो वही है। सीपी मान लिया मैंने 100%। अब इस पर 7% का प्रॉफिट मतलब 107, और इधर 13% का प्रॉफिट मतलब 113। इसमें अंतर कितने का है? तो आप बोलेंगे सर 6%। कितने का है? 6% का। और एक्चुअल में कितने रुपए ज्यादा में बेच रहा है? तो 4,248। तो 6% की वैल्यू कितनी है? 4,248 है। 6 से इसको काट दो, 708 बार, है ना। कितनी बार हो जाएगा? 708। तो सीपी कितना है? 70,800। बिल्कुल इजी था, कोई समस्या नहीं होगी आपको। चलो, ठीक है। तो ये आपका टॉपिक यहाँ पर, मतलब टॉपिक तो खत्म नहीं होता है, एक लास्ट क्लास कल और रहेगी इसकी, उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। आज मैं यहाँ आपको इंट्रोड्यूस करा देता हूँ रीजनिंग से, है ना। तो आप एक कॉपी उठाओ, उसमें लिखो रीजनिंग, और देखो यहाँ पर। सबसे पहले मैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, सिलोइज्म। तो बिल्कुल भूमिका नहीं बनाएंगे, क्योंकि रीजनिंग की कोई भूमिका ही नहीं होती, है ना। रीजनिंग चैप्टर 1, नाम है इसका सिलोइज्म। सिलॉक्स। जल्दी हेडिंग लगाइए और फिर पढ़ना शुरू करते हैं हम लोग, है ना। थोड़ा सा रेस्ट चाहिए आपको, 1 मिनट का पानी वानी पीना है, कॉपी लेके आना है, तो मैं 1 मिनट के लिए रुका हुआ हूँ। आप लोग कर सकते हैं ना।
चलिए ठीक है, तो हम आ चुके हैं। तैयार हो आप लोग? देखो मैंने थोड़ा सा ब्रेक इसलिए लिया, पानी वानी आपने पी लिया होगा। क्लास में आ जाओ, सब क्लास में आ जाओ, है ना? हाँ वैसे तो है सभी। चलिए, तो सिलोइज्म मैं समझाने जा रहा हूं आपको, और अब बहुत ध्यान से बात मेरी सुनना है आप। क्या बात सुनना है इसे? बात ये सुनना है कि सिलोइज्म से पहले हमको एक बात और एक कंसेप्ट सीखना है जिसका नाम है वेन डायग्राम। क्या नाम है जिसका? वेन डायग्राम। तो वेन डायग्राम में अभी आपको समझाता हूं, है ना? देखना यहाँ पर। इसके लिए सबसे बात आपको बता रहा हूं, तो सबसे पहले इसमें जो क्या बोलते हैं, सवाल होते हैं, ये दो टाइप के होंगे। स्टेटमेंट होगा और कंक्लूजन होगा इसका, है ना? क्या होगा? स्टेटमेंट होगा और कंक्लूजन होगा। तो देखो यहां पर बताता हूं मैं आपको। सबसे पहले यहां लिख लेना स्टेटमेंट, और फिर लिखना कन तो स्टेटमेंट और कंक्लूजन दो चीजें अच्छे से लिख लो, और इसको मैं समझाता हूं कि ये क्या होता है ना? देखो ध्यान से, स्टेटमेंट क्या है भाई? ये ऐसा लिखा आता है, ऑल ए आर बी। और तुम किसी भी सेट में देखोगे तो कम से कम सिलोइज्म के 2 से 3 सवाल आपको दिखाई देंगे। कम से कम 2 से 3 सवाल। बात समझ में आ रही है भाई? ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी का मतलब क्या है? सभी ए बी है। देखो रीजनिंग शुरू हो रही है, पहले ही बिल्कुल अपना वो मोरल नहीं करना है, आराम से सुनना है। वेन डायग्राम बताऊंगा। अब इसके वो कंक्लूजन दे देते हैं कि भाई ऑल ए आर बी है, तो इसका मतलब क्या है? सम ए आर बी होना संभव है क्या? सम ए आर बी। तो आप बोलोगे हाँ, अगर सारे ए बी है तो कुछ ए भी बी होंगे। और क्या सम बी आर ए भी हो सकता है? तो आप बोलोगे हाँ सर, सम ए आर बी भी हो सकता है, सम बी आर ए भी हो सकता है। थोड़ा सा इसमें क्या है, आपको दिमाग लगाना है बस। पूरा खेल क्या है, स्क्रीन पॉज हो गई है, वीडियो पॉज हो गया। 1 मिनट रुक जाओ। ठीक है, अभी सही है? सिर्फ टैप कर दो आप लोग। हाँ, सिर्फ टैप कर दो, और कुछ करने की आपको जरूरत। चलिए ठीक है। देखो यहां पर मैं फिर इसको बता देता हूं कि सिलोइज्म होता क्या है। तो इसमें एक स्टेटमेंट दिया जाएगा या 2 स्टेटमेंट दिए जाएंगे, और उन्हीं के कंक्लूजन पूछे जाएंगे, है ना? स्टेटमेंट दिए जाएंगे और क्या पूछे जाएंगे आपसे? कंक्लूजन पूछे जाएंगे। तो ऑल ए आर बी, ऑल ए आर बी का मतलब क्या है? सभी ए बी है। फिर इसके अलावा आपसे बोला जाए कंक्लूजन क्या हो जाएगा इसका? कंक्लूजन सम ए आर बी, कुछ ए बी है, या सभी ए बी है, ऐसा भी, है ना? तो बात यहां थोड़ी सी ध्यान से सुनो। क्या ध्यान से सुनना है आपको? कि अगर आपको ऐसा स्टेटमेंट दिया जाएगा, उसके बाद कंक्लूजन दिया जाएगा, तो आपसे पूछा जाएगा कि कौन सा कंक्लूजन सही है और कौन सा कंक्लूजन गलत है। तो अभी आपको इसमें कुछ भी समझ में नहीं आया होगा। अब मैं यहां से धीरे धीरे इसको प्रोसेस करके आपके दिमाग तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। सबसे पहले मैं आपको केवल आज की क्लास में यही सिखाऊंगा कि वेन डायग्राम बनाते कैसे। क्या सिखाऊंगा? कि वेन डायग्राम बनाते कैसे हैं। तो इसमें एक सब टॉपिक है वेन डायग्राम, पहले वो हेडिंग लगा लो। फिर हम प्रॉपर सिलोइज्म पर आ जाएंगे, और फिर देखेंगे हम सवाल। चलिए, तो सबसे पहले एक स्टेटमेंट है मेरे सामने, ऑल ए आर बी। इसका मतलब हिंदी में भी अपने को याद होना चाहिए। याद क्या होना चाहिए? समझ में आना चाहिए। इसका मतलब है सभी ए बी है, सभी ए बी है। ऑल ए आर बी का मतलब क्या है? सभी ए बी है। तो इसका मतलब क्या होगा? ऑल ए आर बी, सभी जो ए है ना वो बी है।
क्या बात समझ में आई? वेन डायग्राम समझ में आया? ऑल ए आर बी, सभी ए किसमें है? बी में। ठीक है, बात आई समझ में? अगर मैं आपसे ये बोलूं दूसरा स्टेटमेंट इसका वेन डायग्राम बनाइए सर। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, तो यहां पर बनाऊंगा मैं ए और यहां पर बनाऊंगा मैं बी। तो ये वेन डायग्राम बन गया किसका? सम ए आर बी का। किसका वेन डायग्राम बन गया ये? सम ए आर बी। बात समझ में आ रही है क्या? चलिए, ये फर्स्ट स्टेटमेंट था, ये सेकंड स्टेटमेंट हुआ, और अब आ जाते हैं हम लोग किस पर? स्टेटमेंट नंबर 3 पर। स्टेटमेंट नंबर 3 पर हम आ जाते हैं। देखो यहां पर फिर आ जाएगा यहां से ऑल, या इसको सबसे पहले नो ए आर बी। नो ए आर बी, कोई भी ए बी नहीं है, तो इसको ऐसे डिनोट करते हैं ऑल ए, मतलब नो ए आर बी मतलब कोई भी ए जो है वो बी नहीं है। बी नहीं है भाई। ठीक है, इसके अलावा फोर्थ पे आ जाइए। सम ए आर नॉट बी, कुछ ए बी नहीं है, इसका मतलब सेम ही होता है कि कुछ ए बी नहीं है तो कुछ ए बी है। पहले नोट करो इसको जल्दी से। इसकी दो मेथड होती है ना, एक तो वेन डायग्राम वाली मेथड होती है और एक मेथड होती है कौन सी? 50-100 वाली मेथड। मैं दोनों बताऊंगा आपको। हम्म, हो गया? नोट कर लिया? चलिए, अब आपकी मैं कुछ प्रैक्टिस करा देता हूं। देखो यहां पर अब ये हमने सिंगल स्टेटमेंट लिया है। क्या लिया है हमने अभी? सिंगल स्टेटमेंट लिया है। अब मैं यहाँ डबल स्टेटमेंट ले रहा हूं, फिर उसका वेन डायग्राम बना के देखेंगे। देखो भागेगा कोई नहीं क्लास से, कोई जाएगा नहीं क्लास से जब तक ये टॉपिक हम खत्म नहीं कर लेते, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि किसी भी एग्जाम में जिसमें रीजनिंग आती है इसके 2 से 3 सवाल आते हैं। कोई भी पेपर उठा के देखना, उसमें सिलोजिज्म मिलेगा ही मिलेगा, है ना। इसके बिना रीजनिंग का कोई पेपर नहीं बनता। तो इसीलिए आपको भागना नहीं है, जाना नहीं है। थोड़ा सा दिक्कत होगी समझने में, बट समझ में आ जाएगा आप, है ना। तो ये एक स्टेटमेंट वाले थे, ऐसे इनका वेन डायग्राम बना लिया जाता है। अब हम बढ़ते हैं 2 स्टेटमेंट वाले, है ना। तो इसमें मैं आपको ये पहले सवाल पर ले चलता हूं। पहले टाइप का स्टेटमेंट देखो, क्वेश्चन नंबर 1। तो यहां दिया रहेगा स्टेटमेंट, और इसका वेन डायग्राम क्या होगा ये हम बनाएंगे। ऑल ए आर बी, पहला स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट दिया है सम बी आर सी। ये 2 स्टेटमेंट अब साथ में दिए हुए हैं, है ना। क्या दिया हुआ है? ऑल ए आर बी और सम बी आर सी। मतलब क्या है इस बात का? कि सभी ए जो हैं वो बी है और कुछ बी सी है। तो ऑल ए आर बी और सम बी आर सी, ये इसका वेन डायग्राम बन गया। बात अगर समझ में आ रही है तो एक बार एच लिख दो जरा कमेंट में कि आपको ये पूरी बात समझ में आ गई है जो अभी मैंने बताई है इतनी देर में, यहां पर जल्दी से। और नोट कर लो इसको। सबके कमेंट कमेंट बॉक्स में होने चाहिए, जितने 9 लोग हैं क्लास में। चलिए भाई, समझ में आ गया।
अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे दूं क्या? सीयूईटी का ही एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। सीयूईटी का ही क्वेश्चन दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसके सारे क्वेश्चन सब निकाल लिए हैं। तो अब आपको क्या करना है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन लिखूंगा और आपको सिर्फ इसका वेन डायग्राम बनाना है। अब मैं वेन डायग्राम तो देख नहीं सकता आपकी कॉपी में, तो वेन डायग्राम जिससे बन जाएगा वो तो एच लिख देगा, जिससे नहीं बनेगा वो एन लिख देगा। ठीक है, चलिए मैं एक सवाल आपके लिए, एक प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको देता हूं। मिटाएं इसको, ये लिख लिया होगा आपने। वेन डायग्राम मेथड बहुत पुराना मेथड है, अब तो नए मेथड्स आ गए हैं ना, 50-100 वाला मेथड आ गया है अब तो। बट ठीक है, हम लोग यहाँ देखते हैं। चलिए देखो, बिल्कुल सेम सिमिलर क्वेश्चन पूछा हुआ है सीयूईटी में, क्वेश्चन नंबर 2। ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऐसे ही सवाल आता है। फिर लिखा है ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। अभी वो वाले भी सवाल करवाऊंगा मैं, कुत्ते बिल्ली वाले। सभी कुत्ते बिल्ली हैं, सभी बिल्ली हाथी हैं, और सभी हाथी ऊंट हैं। तो बताइए कुछ बिल्ली हाथी है या नहीं, है ना? ऐसा पहले इसका बनाओ। हाँ बन गया है, बन गया है, बन गया है, बन गया है। चलो बन गया है तो मैं यहाँ बता भी देता हूँ आपको, फिर आप देखना बना है कि नहीं। ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल मैंगोज आर एप्पल। और फिर कह रहा है कि ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स, तो ऑल एप्पल्स आर ग्रेप्स। चलिए, बिल्कुल ऐसा ही बनाया है आपने, एक बार टैप करके बता दो सभी। बिल्कुल यही बनाया है, सभी का यही है। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलो भाई, ऑल मैंगोज आर एप्पल, ऑल एप्पल्स आर ग्रेप का वेन डायग्राम ऐसे बनाया जाएगा। चलिए अगला। चलिए, तो ये दो स्टेटमेंट वाले हुए। अब मैं बढ़ता हूं आगे और तीसरे स्टेटमेंट पर भी अब हम लोग चलेंगे, यानी कि तीन स्टेटमेंट को साथ में लेकर के चलते हैं। देखो आप यहां क्वेश्चन नंबर 3, ऑल कीज आर लॉक। दूसरा स्टेटमेंट है सम कीज आर गोल्ड, ऑल गोल्ड आर सिल्वर, ऑल गोल्ड आर सिल्वर। चलो बता दो जरा जल्दी से, इसका वेन डायग्राम बना के देखो बनता है क्या आपसे। दस को एक आएंगे। बन गया है।
योगेश, दीक्षा, छाया, अंबर, आयुष, वंशिका, आयुषी। चलिए, अगर आप ऐसे पढ़ते रहे और सही से प्रैक्टिस करते रहे तो ये मेरी गारंटी है आपका एग्जाम निकलेगा, कोई ना कोई सा एग्जाम निकलेगा। देखो यहाँ पर, ऑल कीज आर लॉक, ऑल कीज आर लॉक, पहले तो ये बना लिया हमने, बिल्कुल सही है सर। फिर सम कीज आर गोल्ड, तो कुछ कीज गोल्ड है, तो ये आ गया गोल्ड इधर ऐसे। फिर ऑल गोल्ड आर सिल्वर, ये बिल्कुल इसका सही और सटीक वेन डायग्राम है। देख लो, क्या यही आपने बनाया और कुछ गलत हो गया है तो भाई उसको सुधार लो। बिल्कुल यही बनाया है, बिल्कुल ठीक है। देख लो भाई, ये इसका वेन डायग्राम होता है। चलिए, चलिए एक सवाल और दे देते हैं हम आपको, है ना। वैसे वेन डायग्राम बन रहा है, कितना बच गया, 6:30। चलो देखो यहाँ पर, तो 1 घंटे में आज हमने काफी बढ़िया प्रोडक्टिव स्टडी की है, ये बात तो मानना पड़ेगा। इस बात के लिए मैं आप लोगों को भी थैंक यू बोलता हूँ, आपने बहुत अच्छे से कोऑपरेट किया कि इतना सारा कंटेंट आज हम डिलीवर कर दिया है आपको मैंने। ठीक है, और अभी 1 ही घंटा हुआ है, 1 घंटा और है अभी। चलो बढ़े आगे अपन। अब मैं यहां से आपको, मैंने आपको आज मैथ्स और रीजनिंग का एक तो सिलोजिज्म पढ़ाया है, वेन डायग्राम मैंने आज समझा दिया है आपको, मैथ्स के हमने सवाल किए हैं। आ जाते हैं हम लोग आगे हमारे अगले टॉपिक पर। हमारा जो टॉपिक बायोलॉजी में चल रहा था डाइजेस्टिव सिस्टम, उसकी 2 पार्ट बचे हुए हैं, बट वो आज नहीं कर रहे हैं। आज मैं एक आपको नया टॉपिक बता रहा हूँ बायोलॉजी का, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, जिससे सवाल आने ही आने हैं, तो आज वो हम देखेंगे। और फिर डाइजेस्टिव सिस्टम को मैं कल बताऊंगा आपको, मुझे याद दिलाना, वो 15 मिनट का बचा हुआ है। ठीक है, याद दिलाना है, लेकिन ये बात ध्यान रखना है आपको, है ना। उसमें मुझे अभी आपको स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन समझाना है, बाकी मैंने उसमें बता दिया था। डेंटल फॉर्मूला मैंने आपको बताया है उसमें, है ना। टाइलिन बताया है, रेनिन बताया है, नहीं अभी रेनिन पेप्सिन नहीं बताया है मैंने, है ना। टाइलिन बताया है, और उसके अलावा एक और बताया होगा मैंने, लाइसोजाइम। ठीक है, लाइसोजाइम बताया होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से मैंने उसमें क्या है, अलग अलग प्रकार के जो आपके सलाइवा में रहने वाले क्या है, आपके एंजाइम्स है, पाचक एंजाइम है, वो बताए थे। ठीक है, खैर अब हम लोग यहाँ बायोलॉजी का एक अगला चैप्टर और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। हेडिंग लगाओ, न्यूट्रिशन। तो बायोलॉजी में हमने 3 चैप्टर पढ़ लिए, ब्लड पढ़ लिया है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ लिया है, डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ 15 मिनट का पार्ट बचा है। अब हम लोग आ गए अगले चैप्टर पर, जिसका नाम क्या है, न्यूट्रिशन। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमारी बॉडी के लिए जरूरी होते हैं, तो हमने इनको क्लासिफाई कर दिया है कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। एक न्यूट्रिएंट्स होते हैं ऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, और एक होते हैं इनऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। देखते चलना है ना। अगर मैं आपसे बात करूं कि कौन कौन से ऑर्गेनिक होते हैं, तो एक तो होता है कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट, हाइड्रेट, है ना। इसके अलावा बात करें तो दूसरा क्या होता है, प्रोटीन,
अभी सब बताने वाला हूं मैं आपको, एस्टेरॉइड वगैरह क्या होते हैं। तो जो लड़के हैं क्लास में जिम वगैरह जाते हो तो प्रोटीन पाउडर है ना, वे प्रोटीन बताते हैं बहुत सारे लोग, आज उसका राज खोलने वाला हूँ। वो वे प्रोटीन क्या होता है, मसल बिल्डिंग के लिए प्रोटीन की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है, इसके अलावा प्रोटीन क्या काम करता है, कितना प्रोटीन हमको लेना चाहिए, कौन कौन से प्रोटीन के प्रकार होते हैं, प्रोटीन शरीर में जाके कोशिका विभाजन यानी कि सेल डिवीजन में कैसे सहयोग करता है। इसके अलावा हम विटामिन देखेंगे, फैट देखेंगे, है ना। तो इसमें अगला लिख लेना विटामिन, विटामिन और फैट। अब विटामिन जब हम पढ़ेंगे तो इसको हम दो टाइप से पढ़ेंगे, है ना। एक तो विटामिन हमको पढ़ना है कि जो वाटर में सॉल्युबल विटामिन है, और एक जो फैट में। तो फैट सॉल्युबल विटामिन और वाटर सॉल्युबल, तो कौन कौन से अगर किसी को पता है तो मैं अभी उसको याद कराऊंगा। बी सी जो होते हैं वो अलग होते हैं, और एक होता है कीड़ा। इस टाइप से हम याद करने वाले हैं। फिर आ जाएंगे हम फैट पर। तो फैट, इससे सब लोग परेशान है, इसको कम करने के लिए, जिसके पास नहीं है वो बढ़ाने के लिए, है ना। तो दुनिया में सब परेशान है, जो मोटा है वो पतला होना चाहता है, जो पतला है वो मोटा होना चाहता है। और इसी जद्दोजहद में क्या है, एक दिन आप ऊपर चले जाते हैं। इसलिए ना तो मोटे हो ना पतले हो, जैसे हो वैसे रहो, खुश रहो। देखो यहाँ पर इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स की बात करें तो इसमें आ जाता है क्या, आयरन, है ना। इसके अलावा और क्या होता है बॉडी में, आयोडीन। बताऊंगा मैं आयोडीन की कमी से कौन सी डिसीज हो जाती है, पता होगा आपको, बताएंगे, देखेंगे इसको भी। फिर कॉपर कैल्शियम, कॉपर कैल्शियम, सोडियम पोटेशियम, सोडियम और पोटेशियम। लिख लो भाई जल्दी से। ये हमारे क्या है, न्यूट्रिशंस में न्यूट्रिएंट्स होते हैं। कुछ तो ऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं और कुछ होते हैं इनऑर्गेनिक। नोट करिए इसको। चलिए हो गया, बढ़े आगे। क्या ये नोट कर लिया है आपने, बताइए जल्दी, हाथ उठा के बोलो, कर लिया नोट। ठीक, चलो। तो देखो आज जो मैं बात कर पाऊंगा वो इनकी बात कर पाऊंगा मैं, है ना, इनकी बात करूंगा। और देखना अभी कंटेंट, अब आपको समझ में आएगा कि कंटेंट की मेहनत क्या होती है। एग्जाम में ऐसे ही सवाल नहीं फंसता है, उसके लिए कंटेंट पर बहुत मेहनत करना पड़ता है भाई, है ना। तो वही आपको अभी समझ में आएगा। और फिर उसको डिजाइन करना, कंटेंट तो मिल गया आपको, फिर आप उसको क्या है, इस टाइप से डिजाइन करें कि वो आपके दिमाग में बिल्कुल बैठ जाए। तो नोट्स को दो तीन बार रिवाइज जरूर करना है आपको। देखो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो सबसे पहले फॉर्मूला, पहला सवाल तो यहीं से बन जाएगा, फॉर्मूला। तो इसमें होता है कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, इनका रेशियो होता है 1:2:1। तो फॉर्मूला बन जाता है C6H12O6। लिखो सबसे पहले C6H12O6। अब इसका काम क्या होता है बॉडी में, इसका फंक्शन क्या होता है, फंक्शन। तो ये एक प्रकार का एनर्जी प्रोवाइडर है भाई, एनर्जी प्रोवाइडर। आपने अभी नाम सुना है, कितने लोगों ने नाम सुना है, स्ट्रिंग, रेड कलर की आती है, 20 रुपए में 50 ml 30 ml, कितना है वो एड चल रहा है, क्या नाम सुना है आपने। अरे हाँ ना बोलो पहले, हाथ उठा के बताओ। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग जानते हो ना, लाल वाली, स्प्राइट, माजा, फैंटा, अब तो सुना है नाम। इन सब में क्या होता है, इन सब में क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं ना, वो इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइडर होता है ना, इंस्टेंटली एनर्जी ये प्रोवाइड करते हैं हमको।
तो आप यहां ध्यान रखना कि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में लगभग 4 जूल किलो कैलोरी, है ना, 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी होती है। लिख लीजिए जल्दी से, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट अगर आप कंज्यूम देख करते हैं बॉडी को में, तो आपको कितना किलो कैलोरी एनर्जी मिलता है? 4.2 किलो कैलोरी एनर्जी मिल जाती है। चलिए बढ़े आगे अपन। फिर पूछा जाता है इसका सोर्स, इसके सोर्स क्या होते हैं? तो अगर सोर्स की बात करें तो इसका सोर्स हो जाएगा पोटैटो। पोटैटो अभी भाई नवरात्रि चल रही है, अभी तो क्या चल रहे हैं, अभी नवरात्र चल रहे हैं ना, तो नवरात्र में तो आपने क्या किया होगा, बढ़िया पोटैटो खा रहे होगे, चिप्स खा रहे होगे। तो पोटैटो में होता क्या है? तो अब जो चिप्स आपके सामने खाए बढ़िया मही वगैरह में डाल करके, तो आप क्या बताएंगे उसको कि पोटैटो में भाई कार्बोहाइड्रेट होता है। क्या होता है पोटैटो में? कार्बोहाइड्रेट होता है। चलिए बढ़े आगे। इसके अलावा और क्या होता है पोटैटो के अलावा? तो व्हीट, गेहूं। गेहूं में भी क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है, याद रखना। अब यहां से बढ़ते हैं हम आगे, तो पहले तो लिख लो इसको अच्छे से, नोट करो। इसका फॉर्मूला हो जाता है C6H12O6, और इसके अलावा बात करें इसका फंक्शन क्या होता है, तो ये एनर्जी प्रोवाइड करने का काम करता है। और बात करें 1 ग्राम ऑफ कार्बोहाइड्रेट में कितनी एनर्जी होती है, तो 4.2 किलो कैलोरी इसमें एनर्जी होती है। सोर्सेस की बात करें तो पोटैटो हो गया, व्हीट हो गया, ये सोर्सेस होते हैं। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। कार्बो सबसे पहले यहां लिख लेना टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट। चलो देखो यहां पर, तो फर्स्ट टाइप लिखेंगे मोनोसैकेराइड। मोनोसैकेराइड। फिर होता है डाइसैकेराइड। दूसरा लिखना है आपको डाइसैकेराइड, सैकेराइड्स। और फिर होता है पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स। ये कार्बोहाइड्रेट के क्या है? टाइप्स है। कार्बोहाइड्रेट के टाइप्स है ना, मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड्स, पॉलीसैकेराइड्स। सबसे पहले तो यहां से ध्यान रखना है कि इसमें शुगर होती है ना, इसमें भी शुगर होती है, लेकिन यहां पर शुगर नहीं होती, नॉन शुगर, नॉन शुगर पॉलीसैकेराइड। अब मोनोसैकेराइड की अगर हम बात करें, तो मोनोसैकेराइड शुगर यहां पर क्या है, टूटी हुई नहीं होती, डाइसैकेराइड में ब्रेक रहती है। बताएंगे आपको, इसके एग्जांपल लिख लीजिए, ग्लूकोज और फ्रक्टोज। ग्लूकोज और फ्रक्टोज। फ्रक्टोज। अब जो फ्रक्टोज होता है ना, वो आपको ध्यान रखना है सबसे मीठी शक्कर या सबसे मीठी शर्करा, है ना, स्वीटेस्ट, स्वीटेस्ट शुगर आपसे अगर पूछा जाए तो क्या है? फ्रक्टोज है। अब इनका सोर्स क्या होता है? तो ग्लूकोज का सोर्स तो क्या होता है? चपाती। जो पूछा है वही याद रखना है ना, ये क्या होता है? फ्रूट्स। फ्रूट्स लिख लेना। ये हो गया आपका मोनोसैकेराइड।
मोनोसैकेराइड में कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं? तो याद रखना है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज होता है, ठीक है। फिर इसके अलावा बात करें आगे डाइसैकेराइड, तो इधर आ जाते हैं हम लोग सुक्रोज। सुक्रोज सुक्रोज जो है वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज से मिलकर के बना होता है। किस किस से मिलकर के बना होता है? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। लिखते चलना है आप। फिर आ जाता है, अच्छा इसका सोर्स क्या होता है सुक्रोज का? तो गन्ना है ना, सुगर केन, गन्ना लिख लेना आपको। फिर बढ़ते हैं आगे, माल्टोज। माल्टोज, तो देखो माल्टोज में क्या होता है, ये भी दो चीजों से मिलकर बना होता है, ग्लूकोज और ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज, दोनों ग्लूकोज होते हैं। ग्लूकोज और ग्लूकोज मिलकर के माल्टोज बनाता। अब किसमें होता है ये? बादाम। बादाम, और बादाम जो होता है वो बहुत अच्छा सोर्स होता है किसका? विटामिन B6 और B7 का, ठीक है। ध्यान रखना है, बादाम बहुत अच्छा सोर्स होता है विटामिन B6 B7 का। तो ये त्वचा और बालों के लिए भी बहुत अच्छा होता है बादाम। बादाम में कौन सा कार्बोहाइड्रेट होता है? माल्टोज। किससे मिलकर के बना है? ग्लूकोज और ग्लूकोज से। फिर इसके अलावा आ जाता है लैक्टोज। लैक्टोज, इसको मिटा के लिख देता हूं यहाँ पे। लैक्टोज, तो लैक्टोज बना होता है ग्लूकोज और गैलेक्टोज। ग्लूकोज और गैलेक्टोज, चलिए नोट कर लीजिए। ग्लूकोज, अच्छा लैक्टोज कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है? मिल्क, दूध में होता है। बड़े, चलो फिर आ जाइए इधर पॉलीसैकेराइड पर। पॉलीसैकेराइड पर आ जाओ भाई, तो इसमें तीन चीजें याद रखना है। एक तो होता है स्टार्च। स्टार्च, इसके अलावा होता है क्या? सेल्यूलोज। सेल्यूलोज, और एक होता है काइटिन। काइटिन, CHITIN। थोड़ा सा स्पेलिंग आप ठीक से लिखते जाया करो, है ना, मेरे को, मुझे उतना ध्यान व्यान नहीं देता, मैं लिख देता हूँ समझाने के हिसाब से। वैसे सही लिखा है सब कुछ, एक दो जगह हो जाता होगा, ध्यान नहीं देता हूं मैं इस कारण, है ना। स्टार्च, सेल्यूलोज और काइटिन, ठीक है, ये तीन चीजें होती है। अब स्टार्च किसमें होता है? सबसे पहले स्टार्च का सोर्स बता दो कमेंट में। हाँ, ये तो क्योंकि नहीं पता होगा, लेकिन ये पता होना चाहिए स्टार्च किसमें होता है सबसे ज्यादा। एनिमल्स नहीं, और बताइए। अरे हमारे पास है ना, दो तीन लोग आज तो हैं। कहाँ गए? ढूंढना पड़ेगा। चलो जल्दी बताओ, स्टार्च का सोर्स बताओ। नहीं बता रहा कोई? बताया किसी ने? राइस एंड पोटैटो। हम्म, चलिए इसके अलावा अभी नवरात्रि चल रही है, हाँ सही बताया आपने। इसके अलावा अभी नवरात्र चल रहे हैं, तो अभी हम लोग क्या खाते हैं? साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं। क्या खाते हैं? साबूदाने की खिचड़ी खाते हैं। अच्छा, स्टार्च बॉडी के लिए अच्छा होता है या बुरा होता है? ये और बता दो। स्टार्च की मात्रा जरूरत से ज्यादा हानिकारक है या अच्छा होता है स्टार्च बॉडी के लिए?
तो इसका सोर्स लिख लेना स्टार्च का। राइस, चावल, मक्का, माइज, मेज बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मक्का लिख लो। और भी होते हैं, इनमें ज्यादा होता है। फिर इसके अलावा आ जाता है सेल्यूलोज। सेल्यूलोज के एग्जाम्पल क्या है, पौधे, प्लांट, ग्रास, है ना, घास जो होती है। काइटिन, कॉकरोच देखा है, कॉकरोच, कॉकरोच के ऊपर की जो लेयर होती है ना, वो काइटिन की बनी होती है। तो ठीक है, काइटिन भी एक प्रकार का क्या है, पॉलीसेकेराइड कार्बोहाइड्रेट है। तो ये हो गया भाई हमारा, याद रखना है यहां से। चलिए, अब यहां से कुछ फैक्ट याद रखना है अपने को। यहां से कुछ फैक्ट्स याद रखने हैं भाई। कौन कौन से फैक्ट है वो देखो यहां ध्यान से। तो सबसे पहला फैक्ट आपको याद रखना है कि जो कैप्सूल्स होते हैं ना, कैप्सूल खाए होंगे आपने, तबीयत खराब होती ही रहती है आप लोगों की, क्योंकि आप क्या है, कभी मोमोज खाते हो, कभी पिज्जा खाते हो, कभी नहीं बोलूंगा आप, तो फिर आप बीमार हो जाते हो, बीमार हो जाते हो तो डॉक्टर क्या देता है, कैप्सूल, है ना, कैप्सूल देता है आपको। तो जो कैप्सूल्स के कवर होते हैं, कैप्सूल के क्या होते हैं, कवर, वो काय के बने होते हैं, स्टार्च, लिख लो, स्टार्च के बने होते हैं। इसके अलावा पूछा जाए सबसे पहले डाइजेशन किसका होता है, तो कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट फर्स्ट। सबसे पहले किसका पाचन होता है आपसे पूछा जाए तो कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है सबसे पहले, है ना, याद रखना। ठीक है, इसके अलावा फिर प्रोटीन है और ये है ना, हेडिंग लगाइए प्रोटीन। प्रोटीन हेडिंग लगाओ इसके बाद। हम्म, चलिए, हेडिंग लगाइए प्रोटीन। प्रोटीन, तो सबसे पहला सवाल आता है यहां से, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स, प्रोटीन इज मेड अप ऑफ एमिनो एसिड्स। लिखो, प्रोटीन किन एसिड्स का बना होता है, एमिनो एसिड्स का। एमिनो एसिड्स की संख्या कितनी होती है, तो 20 या 22 होती है ना?
20 और 22। तो इसमें से जो 10 एमिनो एसिड होते हैं ये तो बॉडी में होते हैं, और बचे हुए जो 10 एमिनो एसिड्स हैं ये हमको फूड से, है ना, भोजन से मिलते। अब प्रोटीन की बात करें तो बॉडी बिल्डिंग में ये क्या करता है, हेल्प करता है। इसके अलावा और किसमें हेल्प करता है ये, इट हेल्प्स, एक तो बॉडी बिल्डिंग में और दूसरा करता है क्या, इट हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ न्यू सेल्स, नई कोशिकाओं के बनने में ये हेल्प करता है, याद रखना है आपको। तो इसी कारण से प्रोटीन को ज्यादा कंज्यूम किया जाता है, इवन इंजेक्शंस वगैरह तक ले लिए जाते हैं स्टेरॉइड के, है ना, एमिनो एसिड्स डायरेक्ट, लेकिन वो बहुत घातक होता है, उससे बॉडी पे बहुत विपरीत प्रभाव भी पड़ता है, ध्यान रखना है आपको। इसके अलावा इसके सोर्सेस पूछे जाए आपसे कि किन सोर्सेस से मिलता है हमें प्रोटीन, सोर्सेस, तो पल्स यानी कि दाल, सीधा सीधा लिखो आप तो, दाल। इसके अलावा सोयाबीन, और क्या, फिश, मछली, जल की रानी, ग्राउंडनट, मूंगफली। इसके अलावा एग, अंडे, मिल्क, ईटीसी, ये सब सोर्स होते हैं किसके, मीट भी होता है भाई, है ना, मीट, मटन, मुर्गा, ठीक है, ये सब भी होता है। बाकी पल्स, सोयाबीन हो गया आपका, मूंगफली हो गया, मछली हो गया, अंडे हो गए, दूध हो गया, इनमें क्या मिलता है हमको, प्रोटीन मिलता है। फिर एक होता है वे प्रोटीन, है ना, इसका बहुत प्रचार सुना होगा आपने, जिम वगैरह में बहुत ज्यादा ये यूज होता है ना, वही सजेस्ट करते हैं जो जिम ट्रेनर होता है हमारा। वे प्रोटीन, तो वे प्रोटीन क्या होता है, ये वीट से बना होता है ना, वीट से बना होता है, याद रखना। तो सबसे प्योर प्रोटीन होता है ये, काफी महंगा आता है, 1100-1200 रुपए का, 1100-1200 रुपए का आता है भाई, 250 ग्राम के आसपास। तो ये होता है वे प्रोटीन। चलो, अब अगर प्रोटीन बॉडी में जरूरत से ज्यादा कम हो जाए तो ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसमें भी बहुत सारे क्या है, डिसीज होते हैं। इवन अभी आपने नहीं सुना होगा बट होते हैं, 2 डिसीज बता रहा हूं आपको, और भी हैं बट 2 ही पूछे गए हैं आज तक। तो एक तो होता है प्रोटीन की कमी से, है ना, यहीं पर लिख लेना, कमी से होने वाले रोग, कमी से होने वाले रोग। तो फर्स्ट तो होता है क्वासी यॉर्कर, क्वासी यॉर्कर, और दूसरा होता है मरासमस, मरासमस। मरासमस में क्या होता है, तो बोन्स वीक हो जाती है हमारी, है ना, बोन्स वीक हो जाती हैं। प्रोटीन की कमी से होने वाले 2 रोग कौन कौन से हैं, तो क्वासी ऑर्कर और मरासमस। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो प्रोटीन के टाइप्स क्या होते हैं, मिटाएं इसको। अब प्रोटीन के अगर टाइप्स आपसे पूछे जाए तो प्रोटीन के टाइप भी याद रखना है, इसको मिटा देते हैं सबसे पहले। तो प्रोटीन के टाइप होते हैं 3, 1, 2 और 3। सबसे पहले होते हैं सिंपल, साधारण प्रोटीन, सिंपल प्रोटीन। फिर होते हैं कॉम्प्लेक्स और फिर होते हैं डेराइव, कॉम्प्लेक्स और फिर होते हैं डेराइव।
सिंपल प्रोटीन की यदि बात करें तो ये सिंपली एमिनो एसिड से बने होते हैं ना, मेड अप ऑफ या मेड ऑफ एमिनो एसिड। तो एमिनो एसिड से जो बने होते हैं वो कहलाते हैं आपके सिंपल प्रोटीन। इसके अलावा फिर कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। तो कॉम्प्लेक्स प्रोटीन किससे बने होते हैं? तो याद रखना, मेड ऑफ एमिनो एसिड्स प्लस मिनरल्स। तो एमिनो एसिड्स और मिनरल्स से मिलकर के बने होते हैं, ये कहलाते हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन। इसके अलावा सिंपल प्रोटीन के डीनेचर्ड होने से, जब सिंपल प्रोटीन जो है डीनेचर्ड होता है, विघटन होता है उसका, है ना, डीनेचर्ड होता है, तो क्या बनता है? डेराइव्ड प्रोटीन बनता है, याद रखना है आप। तो डीनेचर्ड सिंपल प्रोटीन जो होता है वो क्या कहलाता है आपका? डेराइव्ड प्रोटीन। मतलब सिंपल डीनेचर्ड सिंपल प्रोटीन डेराइव्ड प्रोटीन बनाता है। कॉम्प्लेक्स प्रोटीन की बात करें तो मेड ऑफ एमिनो एसिड्स और मिनरल्स। और इसके अलावा सिंपल प्रोटीन की बात करें तो ये केवल एमिनो एसिड्स के बने होते हैं, ध्यान रखना है। अब इसके एग्जांपल्स देख लो, सिंपल प्रोटीन कौन कौन से हैं? तो फाइब्रिन सबसे पहला एग्जांपल है ना, ये एमसीक्यू में आता है बहुत ज्यादा, स्टार कर लो फाइब्रिन को। ग्लोबिन और काइन, काइन या शाइन, ठीक है। चलिए इसके अलावा बात करें इधर कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स में क्या क्या आ जाता है? हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। तो ये दो चीजों से मिलकर बना है हीमो प्लस ग्लोबिन, है ना। तो यहाँ पर हीमो का मतलब कौन सा मिनरल है? आयरन। और ग्लोबिन मतलब सिंपल प्रोटीन। तो मैंने अभी आपको बताया एमिनो एसिड्स यानी कि सिंपल प्रोटीन और मिनरल्स को ऐड कर देते हैं तो क्या बन जाता है? कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बन जाता है। तो हीमोग्लोबिन एक कॉम्प्लेक्स प्रोटीन है, ठीक है। फिर कैसीन, कैसीन तो ये सीए प्लस सीन। तो सीन प्रोटीन होते हैं, याद रखना। यहाँ सीए का मतलब कैल्शियम है, कैल्शियम है। और सीन जो है वो सिंपल प्रोटीन है, सिंपल प्रोटीन है। तो इस टाइप से आपको याद रखना है, शायद पहली बार ही पढ़ रहे हो आप इस टाइप से। बढ़े आगे। अब डीनेचर्ड होने से यानी कि टूटना, है ना, डीनेचर्ड होने का मतलब टूटना होता है भाई। तो इसके एग्जाम्पल क्या है? एक तो है फाइब्रिनोजेन और एक है प्रोथ्रोम्बिन, प्रोथ्रोम्बिन। फाइब्रिनोजेन प्रोथ्रोम्बिन ये क्या है? ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर सुना है आपने, पहले पढ़ा चुका हूं मैं। तो फाइब्रिन मतलब, फाइब्रिन जो सिंपल प्रोटीन है ना उसके टूटने से बनता है फाइब्रिनोजेन, याद रखना है आपको। जल्दी जल्दी नोट कर लो भाई। ठीक है, हो गया नोट। अभी इसके अलावा विटामिन बचा हुआ है, विटामिन में काफी टाइम लगेगा, है ना। तो चलिए आज नहीं करेंगे इसको, इसको करेंगे हम कल। विटामिन और फैट, उसके अलावा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस, ठीक है। चलिए, तो ये थी आज की हमारी क्लास। आज हम यहीं पर क्लास को समाप्त कर रहे हैं। बाकी हम मिलेंगे कल, इतना पढ़िए, मिलते हैं कल। थैंक यू।